तो साथियों जय हिंद। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी रेल रक्षक सीरीज चल रही है यूट्यूब पर भी, उसका जो RWA की तरफ से क्या हो रहा है कि उसका जो सीरीज चलाई जा रही है उसको भी अच्छी तरीके से हम लोग देखेंगे, उसका रिवीजन अब हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए रिवीजन हम किसका करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। रिवीजन हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, ठीक है ना। सभी लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग 1 से लेकर 10 प्रैक्टिस सेट, जो आपका प्रैक्टिस सेट हुआ है ना, लगभग बहुत ही लंबा वीडियो है। लगभग इसमें 550 पेजेस बन गए हैं, क्योंकि लंबी क्लासेस थी, 2-2 घंटे क्लासेस थी। उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को कवर किया गया है, 50-50 क्वेश्चन को कवर किया गया है। अगर ऐसे हम लोग देखें, लगभग आपको एक पेज में एक क्वेश्चन, तो लगभग 500 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। अगर समय ज़्यादा लगता है, हालांकि हम कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में बताने का, लेकिन अगर आपको देखिए, आप लोग वीडियो को ज़रूर बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा। रिवीजन करना है, बेहतरीन रिवीजन करना है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपके लिए मैंने शुरू किया, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बोलने में, उसको समझाने में या उसको रिवाइज करने में, ध्यान देना पड़ता है, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोग देखिए, तमिलनाडु राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित पुम्पुहार समुद्र तट जो है पूर्णिमा यानी चैत्र पूर्णिमा या चित्रा पौर्णिमी को मनाया जाता है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट। तो चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और अच्छी तरीके से हम लोग इसका पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के निकट, कहाँ पर, तमिलनाडु के राज्य में बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित जो पुम्पुहार समुद्र तट है, उसमें चैत्र पूर्णिमा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चैत्र पूर्णिमा उत्सव के लिए क्या है, यहाँ प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए एक चीज और, चरक पूजा की बात करेंगे। भगवान शिव के सम्मान के लिए पश्चिम बंगाल में होता है चरक पूजा। पूछे आपका चरक पूजा कहाँ होता है? ये भगवान शिव के सम्मान में पश्चिम बंगाल में होता है। अगर मैं बात करूं पुष्कर मेला, तो ये राजस्थान के अजमेर में होता है। पुष्कर मेला कहाँ पर होता है? राजस्थान के अजमेर में होता है। अगर मैं बात करूं गंगा सागर मेला, तो ये आपका कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं पोंगल की, तो पोंगल आपका कहाँ है? तमिलनाडु, इसमें सूर्य देवता के लिए प्रसिद्ध है। त्रिशूरपुरम ये आपका कहाँ पर है? केरल में है। और माघ बिहू कहाँ पर है? असम में। माघ बिहू कहाँ पर? असम में। तो याद करिए, गंगा सागर मेला कोलकाता में, हुगली नदी के तट पर। पोंगल मेला तमिलनाडु में, सूर्य देवता को समर्पित है। त्रिशूलपुरम केरल में है। और माघ बिहू कहाँ पर है? असम में आपका हो जाएगा, ठीक। और आपको देखिए, अब बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लीजिए, इतना मेहनत करेंगे हम लोग, अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। जितना समय बचा हुआ है, पूरे समय का उपयोग हम लोग करने वाले हैं। जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में, कहाँ पर? असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है? असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में मनाया जाने वाला वह 7 दिवसीय महोत्सव कौन सा है, जो असमिया नव वर्ष का प्रारंभ प्रतीक है? तो कौन सा हो जाएगा? बोहांग बिहू उत्सव। अब कुछ और देख लेते हैं। लोहड़ी की बात करते हैं, पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव कहाँ? गुजरात में मनाया जाता है। और बिहू महोत्सव केरल में मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं अंबुबाची मेला, तो अंबुबाची मेला आपका असम में हो जाएगा। पराग त्योहार, पराग त्योहार की बात करें तो ये भी असम और मिसिंग जनजाति मनाती है। तो लोहड़ी कहाँ पर? पंजाब और हरियाणा का। पतंग महोत्सव गुजरात का। बिशु महोत्सव केरल का। और अंबुबाची मेला असम का। और पराग त्योहार असम का आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है? कौन सा जो फसल उत्सव मुख्यतः कहाँ पर? दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? ओणम हो जाएगा, जो कि केरल में मनाया जाता है, ठीक है ना। रज या रजा पर्व की बात करें, उड़ीसा आपका हो जाएगा। साद या नून नूंग क्रेम की बात करें, मेघालय आपका हो जाएगा। भोगाली बिहू की बात करेंगे, असम में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, निम्न में से किस त्योहार को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है? किसके नाम से? निम्न में से किस त्योहार को विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन से त्योहार को? दशहरा को जाना जाता है। किसको? दशहरा को जाना जाता है। गोवासु उत्सव कहाँ पर? नागालैंड में। लोकरंग मध्य प्रदेश में। और ताई हरोबा मणिपुर में आपका हो जाएगा। कहाँ पर? मणिपुर में हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा
कौन निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक के संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? ठीक है ना, ऐसा कौन सा है जो कर्नाटक की त्रिमूर्ति में से एक है? तो कौन हो जाएगा? त्यागराज। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? त्यागराज हो जाएगा, त्यागराज। अब इसमें देखिए कालिदास की जोड़ी में अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम आपका हो जाएगा। मुथुर स्वामी दीक्षित, श्यामा शास्त्री और कर्नाटक संगीत का योजनक है पुरंदर दास को कहा जाता है। अब देखिए हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन ने लिखा था, गुलबदन बेगम ने लिखा। अर्थशास्त्र कौटिल्य, इंडिका मेगस्थनीस और पंचतंत्र विष्णु शर्मा और रेहला इब्न बतूता ने लिखा है। तो ये किताबें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगी। पंडित नारायण राव बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के घराना से संबंधित है। कौन से घराना संबंधित है? तो ये आपके हो जाएंगे ग्वालियर घराना संबंधित है। किराना घराना करीम खान, बनारस घराना सितारा देवी, किशन महाराज, और रामपुर घराना से गुलाम आपके आ जाएंगे, और ग्वालियर घराना से आप जानते हैं मुस्तफ़ा खान। तो ये पंडित नारायण बोडस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत घराना से, ग्वालियर घराना से, और मेवाती घराना पंडित जसराज आपके हो जाएंगे। कौन से? मेवाती घराना से कौन जाएगा? पंडित जसराज आपके हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आईओए के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आईओए के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा। कौन थे? आईओए के जो प्रथम यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? सर दोराबजी टाटा थे। कौन थे? सर दोराबजी टाटा थे। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ जिसे हिंदी में कहते हैं। वर्तमान अध्यक्ष आपको बताना है। और देखिए पीटी ऊषा है। कौन है? पीटी ऊषा है, आईओए की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और स्थापना इसकी कब होती है? 1927 में दिल्ली में होती है। यह ओलंपिक खेलों और एशियन गेम्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एथलीट में है। ठीक है ना, आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, भारत का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो कौन करता है? ओलंपिक में टीमों को भेजना भारत का प्रतिनिधित्व कौन करता है? भारत का प्रतिनिधित्व करता है कार्य ओलंपिक की टीमों में भेजना, निधियों की सुरक्षा और राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराना। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के प्रथम अध्यक्ष थे? इसमें से कौन ऐसे थे जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी के प्रथम अध्यक्ष थे? तो डेमेस्ट्रियोस विकेलस। कौन थे? डेमेस्ट्रियोस विकेलस थे। ठीक है ना, और सेकंड अध्यक्ष आपके हो जाएंगे पियरे बैरन डे कार्मोटिन। ठीक है ना, वर्तमान में थॉमस वाक। कौन है? थॉमस वाक या वाच। आईओसी क्या होता है? इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक आपका हो जाएगा कमेटी का हो जाएगा। ठीक है ना, और स्थापना कब होती है? 23 जून 1894 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। फर्स्ट ओलंपिक खेल 6 अप्रैल 1896 में एथेंस में आयोजित होता है। भारत में पहली बार 1900 में होता है। ठीक है ना, पेरिस में। आगे, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा लंदन यूके में पहली विश्व भारोत्तोलक चैंपियन कब आयोजित की गई? वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा लंदन यूके में पहली विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप कब आयोजित की गई? तो मार्च 1891 में आयोजित की गई। महिलाओं में भारोत्तोलक पहला पदक कौन सी? कर्लम मलेश्वरी। कांस्य पदक सन 2000 में आपको मिला था। उसके बाद भारतीय भारोत्तोलक संघ का गठन कब होता है? 1935 ईस्वी में होता है। और इसमें देखिए मार्च 1991 में केवल पुरुषों के लिए प्रतियोगिता हुई थी। महिलाओं की पहली विश्व भारोत्तोलक चैंपियनशिप 1887 में यूएसए में आयोजित होती है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ की स्थापना 1905 ईस्वी में होती है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त होते हैं? वृत्त क्षेत्र होते हैं। तो मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त क्षेत्र होते हैं? 10 आपके हो जाएंगे। शब्दावली की बात करेंगे, बोट किडन पॉइंट, वो आर्म गार्ड, बो हैंड फुल ड्रा, रिलीज, कास्प्रो, ओवर ड्रा। ठीक है ना, ये आपके उसके शब्द हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे?
तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? 1916 में, 1940 में, 1944 में नहीं आयोजित किए गए थे। सेकंड आपका हो जाएगा ओलंपिक वर्ल्ड 1939 से 1945। प्रथम आधुनिक ओलंपिक 1896 से एथेंस में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में। 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए शीतकालीन ओलंपिक की बात करेंगे 2026 में होता है मिलान कोर्टिना डी ओम्पेंजो इटली में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में होती है और संस्थापक कौन होते हैं? बैरन पियरे डी कुबर्टीन आपके हो जाएंगे। कौन संस्थापक? बैरन पियरे डी कुबर्टीन आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को क्या कहा जाता है? रोगजनक कहा जाता है। क्या कहता है? रोगजनक कहा जाता है। उदाहरण तौर पर बैक्टीरिया, तपेदिक, वायरस, कोविड-19, कवक, कैंडिड आसिस आपका हो जाएगा। प्रोटिस्ट, मलेरिया, परजीवी कीड़ा, टेनियासिस आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए गलगंड निम्नलिखित में से किस ग्रंथि की एक बीमारी है? तो थायराइड ग्रंथि की एक बीमारी है और गले के सामने वाले भाग में स्थित एक नलिका रहित अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? गले के सामने वाले भाग में स्थित एक नलिका रहित अंतःस्रावी ग्रंथि है। और पिट्यूटरी जो ग्लैंड है आपकी पीयूष ग्रंथि वो मस्तिष्क में होती है। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो ध्यान दीजिएगा वो हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस आपका हो जाएगा। देखिए फुल पाँव होता है। एडीज इजिप्ट मच्छर यहाँ वायरस वाहक होता है और मलेरिया भी होता है। तो मादा वायरस के कारण होता है और यह कृति लीवर प्रभावित विश्व में हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। और फील पाँव में इसे लसिका फाइलेरिया भी कहा जाता है। लसिका तंत्र को प्रभावित करता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। चिकनगुनिया मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है। कौन सा? एडीज आपका हो जाएगा। कौन सा एडीज हो जाएगा? मच्छर की एक प्रजाति है। डेंगू, पित्त ज्वर, जीका वायरस का कारण है और क्यूलेक्स जापानी इंसेफाइलिटिस और वेस्ट नाइल वायरस का कारण है। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? कौन सा जीवाणु जनित रोग है आपका? कुष्ठ रोग। क्या है? जीवाणु जनित रोग है। जो कुष्ठ रोग है ना ये जीवाणु जनित रोग होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। इबोला वायरस से होता है। ये कालाजार होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। प्रभाव नसों, त्वचा, आँख और नाक। जीवाणु टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा। वायरस की बात करेंगे जुखाम, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, एचआईवी संक्रमण आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना से अभिप्रेत है। संयुक्त क्षेत्र की जो संकल्पना है इससे अभिप्रेत क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग। क्या? सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच सहयोग आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तेल उत्पादक में वृद्धि का क्या कारण है? तेल उत्पादक में वृद्धि का क्या कारण है? पीली क्रांति आपका हो जाएगा। हरित क्रांति फसल के लिए, श्वेत क्रांति दूध के लिए और भूरी क्रांति कोको चमड़ा के लिए। देखिए पीली क्रांति तिलहन के लिए, सरसों के लिए, सूरजमुखी के लिए, अलसी, मूंगफली ये तिलहन आपके होते हैं जिससे तेल निकाला जाता है। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादों के लिए, रजत क्रांति अंडे के लिए, काली क्रांति जो होती है पेट्रोलियम के लिए और गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा के लिए। आपको पढ़ाया होगा हमने बहुत बार। ठीक है ना। और लाल क्रांति मांस या टमाटर के लिए, नीली क्रांति मछली के लिए आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है? सकल घरेलू उत्पाद। क्या? सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी किसी देश में सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रायोज्य आय वह धन है जो किसी व्यक्ति की आय में से स्थानीय, राज्य और संघीय करों का भुगतान करने के बाद उपलब्ध होता है। तो प्रयोज्य आय आपका हो जाएगा। ठीक है ना। राष्ट्रीय आय की बात करेंगे। कुल जनसंख्या, सर्वप्रथम जनगणना 1867 से 68, दादा भाई नौरोजी, प्रति व्यक्ति आय आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे।
भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, जिसे भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? तो किसने की थी? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की जो स्थापना है किसने की थी? प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। किसने की थी? प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने की थी। और इसकी स्थापना कब होती है? 1951 ईस्वी में होती है। और 1959 में संसद के अधिनियम द्वारा महत्व का दर्जा कोलकाता के बरानगर में स्थित है। कहाँ पर? बरानगर में स्थित है। ठीक है ना। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो काबुल आपका हो जाए। क्या हो जाए? काबुल। काठमांडू नेपाल। बांग्लादेश ढाका आपका हो जाएगा। चीन बीजिंग हो जाएगा। पाकिस्तान इस्लामाबाद। बांग्लादेश ढाका, चीन बीजिंग, पाकिस्तान इस्लामाबाद, भूटान थिम्पू, नेपाल काठमांडू, म्यांमार नेपिडा, श्रीलंका कोलंबो, न्यायिक राजधानी इसकी सी जयवर्धने पूरा आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो भारत के जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका आपकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टका आपकी हो जाएगी। अफगान की अफगानी रुपया, भूटान की नुगल ट्रम, भूटान की जो हमारी मुद्रा है क्या है? नुगल ट्रम। नेपाल की नेपाली रुपया, चीन की चीनी युआन। और स्वतंत्रता घोषणा, इसकी स्वतंत्रता कब होती है? राष्ट्रीय गीत 26 मार्च 1971। अम्मार सोनार बांग्ला रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। मालदीव की क्या हो जाएगी? रुपया। ठीक है ना। क्यात किसकी है? म्यांमार की है। और पाकिस्तान की पाकिस्तान रुपया। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना होगा। आगे चलेंगे। आगे देखिए, मानसिन राम पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान, और यह खासी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर? खासी पहाड़ियों में स्थित है। याद कर लीजिएगा, मानसिन राम जहाँ पर बरसात होती है, हमेशा लगातार बारिश होती है वहाँ पर। ठीक है ना। तो मानसिन राम पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है, और वह क्या है? खासी पहाड़ियाँ में स्थित है। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा। और मेघालय में है आपका पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र और वर्षा वाला स्थान है। ठीक, एक वर्ष में लगभग 11,872 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। छोटा नागपुर पठार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? छोटा नागपुर पठार इसमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपको ये बताना है। तो सभी लोग क्वेश्चन को देखिए एक बार। तो कहाँ स्थित है? ध्यान दीजिएगा, झारखंड में स्थित है। कहाँ पर? झारखंड में स्थित है। इसका अधिकांश हिस्सा ध्यान दीजिएगा झारखंड में आपका हो जाएगा। कुछ हिस्सा राज्य कहाँ पर? उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। क्षेत्र 65,509 वर्ग किलोमीटर आपका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गंगा और सोन नदी तथा दक्षिण में महानदी बेसिन के बीच स्थित तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क, कोयला भारी मात्रा में यहाँ पर मिलाया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? कामेट चोटी आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी हिमालय में स्थित है? तो निम्नलिखित में से हिमालय की कौन सी चोटी भारत में स्थित है? तो कामेट आपका हो जाएगा। ऊंचाई 7756 मीटर, उत्तराखंड में, नंदा देवी उत्तराखंड, और बाकी तीनों नेपाल में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कॉलम ए में दी गई पर्वतमालाओं और कॉलम बी में दिए गए राज्यों का सही मिलान करें। देखिए ध्यान दीजिएगा, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में, विंध्या पर्वतमाला मध्य प्रदेश में, पश्चिमी घाट केरल और कर्नाटक में। ये आपका बदल गया है। ठीक है ना, मतलब नीचे आ गया है, तो इसको यहाँ होना चाहिए था। हिमालय पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आपका हो जाएगा। मिला लीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, ये कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। कितने पर? ध्यान दीजिएगा, जो बौद्ध धर्म की नींव है ना, 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और ये आपका हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग। ठीक है ना। और सम्यक व्यायाम, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, और सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए
वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है? वैशाली में आपका हो जाएगा। वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ पर? वैशाली में आपका हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है? चंपा में आपका हो जाएगा अंग, ठीक है ना। और कौशल श्रावस्ती में। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, राजगृह में आपका हो जाएगा। वत्स कौशाम्बी मत्स्य विराटनगर, और काशी वाराणसी उज्जैन अवंती महिष्मती, और सूरसेन मथुरा में, कंबोज पूंछ हाटक में, पांचाल अहिछत्र काम्पिल्य कुरु इंद्रप्रस्थ में आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। अस्मक पोटाली मल्ल कुशीनगर, चेदी सोतीवती और गांधार तख्तशिला आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। मगध महाजनपद नदियों में से घिरा हुआ था, तो गंगा और सोन नदी से घिरा हुआ था। वर्तमान में बिहार का हिस्सा। सबसे शक्तिशाली उर्वरता आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में पाया जाता है। एक पारसी धर्म है। कैसा धर्म है? पारसी धर्म है। तो भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। भारत का एक धर्म कौन सा? जोरोआस्ट्रियन। कौन सा? जोरोआस्ट्रियन कहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में पाया जाता है। पारसी धर्म संस्थापक महात्मा जुरोथ्रुस्ट ईरान में। ईरान का प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है। पवित्र ग्रंथ जैन अवेस्ता आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी? निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मौर्य शासक था जिसकी हत्या उसके सेनापति ने कर दी थी? तो वृहद्रथ था। कौन था? वृहद्रथ था। ध्यान दीजिएगा। मगध, हर्यक, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की। नए वंश शुंग वंश की स्थापना। शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक। और ध्यान दीजिएगा, बिंदुसार के पिता संलेखना विधि, अंतिम समय और जीर्ण कर्नाटक आपका हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। गुरु पीएम चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या हो जाती है। और जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु। पुस्तक अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, ठीक है ना। और ये 305 बीसी सेल्यूकस निकेटर में युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य से होता है। इसकी बेटी कार्नवेलिया हेलेना और दूत मेगास्थनीज इंडिका था, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो 60 आपका हो जाएगा। कौन सा? 60 आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, ठीक। आर्टिकल 53 संघीय कार्यपालिका सभी शक्तियों राष्ट्रपति में निहित होता है। कार्यकाल की बात करें 57, आर्टिकल 56 कार्यकाल है। 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। निर्वाचन की पद्धति अप्रत्यक्ष मतदान गुप्त आपका होता है। अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आपका हो जाएगा, ठीक। हेतु उम्मीदवार के लिए वंचित न्यूनतम, मतलब भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष आपका हो जाएगा। प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, राज्यपाल 35 वर्ष आपका हो जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। और 5 सदस्य मतलब जो होते हैं वाइस वर्षेस सदस्य, आपको जो वाइस सदस्य होते हैं वो आपके 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य होते हैं, देखिए लोकसभा और विधानसभा सदस्य की 25 वर्ष, राज्यसभा और विधानसभा की 30 वर्ष, ठीक। और ठीक है ना। और पीएम की बात करेंगे, पीएम सीएम 25 वर्ष, ठीक है ना। पंचायत की बात करेंगे, पंचायत नगर पालिका और सदस्य 21 वर्ष आपका हो जाएगा। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, लाभ के पद पर न हो, पागल न हो, दिवालिया न हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो और लेकिन सदस्य न हो, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस अनुच्छेद में भारतीय राष्ट्रपति के
निषेधाधिकार का वर्णन है तो अनुच्छेद 111 आपका हो जाएगा। वीटो शक्तियों का प्रयोग लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर होता है। और अब्सोल्यूट अत्यधिक विल साइन आपका होता है। देखिए सुपर सस्पेंसियन निलंबिकारी आपका हो जाएगा, बिल को पुनर्विचार करने के लिए वापस, पॉकेट वीटो, ठीक है ना, इसी में आपका आता है। आगे चलेंगे, ऑर्डिनरी बिल की बात करेंगे, साधारण विधेयक होता है, तीनों का मतलब तीनों का प्रयोग होता है। मनी बिल धन विधेयक, अब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो। संविधान संशोधन विधेयक की बात करेंगे, किसी भी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। सिग्नेचर करने के लिए बाध्य 24 अक्टूबर 1971 को आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 निम्न में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 123 है ना, निम्न में से किसे अध्यादेश अधिनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो किसको करता है, राष्ट्रपति को करता है, ठीक है ना। अध्यादेश कब जारी होता है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों या दोनों में से कोई एक सत्र में न हो। अध्यादेश पर अनुमोदन का समय लोकसभा प्लस राज्यसभा 6 सप्ताह, लोकसभा और राज्यसभा पुनर्बैठक के दिन से। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसे है, तो ये किसे है, राष्ट्रपति को है। किसे है, राष्ट्रपति को है। एक वर्ष में न्यूनतम कितने अधिवेशन आपके होते हैं, 2। पहले और दूसरे सत्र में के मध्य अधिकतम अवधि 6 माह की होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 से 61 में उल्लिखित है, ठीक है ना। 2/3 बहुमत में से दोनों सदनों द्वारा पारित होता है। आधार क्या है, संविधान का उल्लंघन अतिक्रमण आपका हो जाएगा। महाभियोग प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाए, संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में सूचना 14 दिन पहले। जिस संसद में पेश उसके कितने सदस्यों का नोटिस या हस्ताक्षर 1/4 सदस्यों का होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत में 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। जो नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की जो शुरुआत थी वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ठीक। 1992-97 की बात करेंगे, इस आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम थे, निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के 2.1% की लक्षित वृद्धि दर के मुकाबले 3.6% की वृद्धि दर हासिल की थी। ध्यान दीजिएगा, जो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना आती है ना, इसमें 2.1% की लक्षित वृद्धि दर के मुकाबले 3.6% की वृद्धि दर हासिल की थी। अब 1951 से 56 की बात करेंगे, हैराडे डोमर मॉडल और पर आधारित है। मुख्य ध्यान कृषि विकास है। पंचवर्षीय योजनाएं रूस से ली गई हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। भारत निर्माण योजना 2005 से 9, यह पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे जैसे बिजली, परिवहन व संचार पर केंद्रित थी, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, ठीक। हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया, तो 3 अगस्त को मनाया गया। हाल ही में जो भारतीय अंगदान दिवस है कब मनाया गया, 3 अगस्त को 2023 से मनाया जा रहा है। 2010 से मनाया जा रहा है, इससे पहले 2023 से पहले 27 नवंबर को मनाया जाता था, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है, तो अमेरिका, एलएनजी, ठीक है ना। तो हाल ही में भारत में एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है, तो अमेरिका आपका हो जाएगा। एलएनजी का लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे देखिए, हाल ही में कौन आईसीएआर सीएमएफआरआई के निदेशक नियुक्त हुए हैं, कौन हो जाएंगे, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन हो जाएंगे, हाल ही में
कौन ICAR CMFRI के निदेशक नियुक्त हुए हैं? कौन? डॉक्टर जॉर्ज ग्रीसन आपके हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कौन मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी बने हैं? तो कबिलन साई अशोक। कौन बने हैं? कबिलन साई अशोक आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। हाल ही में किसने NATS 2.0 का शुभारंभ किया? तो धर्मेंद्र प्रधान ने किया। हाल ही में किसने NATS 2.0 का शुभारंभ किया? धर्मेंद्र प्रधान ने किया। ठीक है ना, आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में जुलाई माह में GST संग्रह, ध्यान दीजिएगा, हाल ही में जुलाई माह में GST संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.82 लाख रुपए करोड़ पहुंचा? तो 10.3% बढ़कर। ठीक है ना, चलिए आगे। हाल ही में IRDAI के HDFC लाइफ पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया? तो 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया? तो किसे चुना गया आपको ये बताना है। तो आपका 5वें, ठीक है ना, 5वें। और ध्यान दीजिएगा, हाल ही में किस राज्य के जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे, वो आपका होमवर्क था। ठीक, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आपका इसमें कुल मिलाकर 10 आपके हैं, मतलब आपके कितने, कुल मिलाकर 10 आपके प्रैक्टिस सेट हैं। तो 10 को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है ना, और आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा। ठीक है ना, रिवीजन बहुत ही जरूरी है। रिवीजन नहीं करेंगे ना तो आप एग्जाम में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए। एंथूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, किसका? ध्यान दीजिएगा, दिमाग से क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़िएगा और सारा फोकस आपको यहीं पर होना चाहिए। ठीक है ना, एंथूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रमुख पर्व है? तो किसका है? मिजोरम का है। मिजोरम में पाया जाने वाला फूल आपका हो जाएगा। ठीक है ना, और लेजर ड्री सोलू, आओ आओलेंग हार्बिन उत्सव, लुई नंगाई चिरोबा मणिपुर आपका हो जाएगा। देखिए, मिजोरम की राजधानी कहाँ पर? आइजोल में है, नागालैंड की कोहिमा में, मणिपुर की इम्फाल में और अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर में। ये राजधानियां आपको याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, पूछ लेता है कभी कभी। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल में, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? हिंदू नववर्ष की शुरुआत यहाँ से होती है। पंजाब में उगादी या युगादी आपका हो जाएगा। सूरज कुंड मेला हरियाणा और नव केलवर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला 15 दिनों में प्रारंभ होता है, 15 दिनों से चलता, प्रारंभ 1987 से हुआ, पूरी उड़ीसा में आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। हुशरी या हुशरी असम में, बांग्ला मेघालय, सरहुल झारखंड आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए। सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्योहार है? तो किसका है? जापान का आपका हो जाएगा। किसका है? जापान का है। मकर संक्रांति खिचड़ी यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पौष संक्रांति, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, बिशु या बिशु केरल, पुथांडु तमिलनाडु, पोइला बोईसरात और पश्चिम बंगाल आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए। दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल से किससे नाद होते हैं? मतलब कितने नाद होते हैं? मतलब दादरा ताल नामक हिंदुस्तानी शास्त्रीय ताल में कितने नाद होते हैं? तो धा धीना धातुना, ये आपका हो जाएगा 6 ताल होते हैं। धा धीना धातुना, धा धीना धातुना, ये आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। भारतीय संगीत का जनक वेद, सामवेद ऋग्वेद पर आधारित वेद है। आगरा तथा बुंदेलखंड में प्रचलित एक सरल गायन शैली है ये आपका। ठीक है ना, कहाँ पर? दादरा ताल। आगे चलेंगे, ठीक है, चलिए। उस्ताद मोही बहाउद्दीन डागर नामक प्रसिद्ध संगीतकार का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ है? तो रुद्र वीणा के साथ है। किसके? रुद्र वीणा के साथ। बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, याद कर लीजिए, बहुत ही प्रसिद्ध नाम, मतलब इनका नाम तो आपको जुबान पर होना चाहिए। मतलब जो बांसुरी है हरिप्रसाद चौरसिया, रुद्र वीणा,
सितार वादक पंडित रविशंकर, और तबला वादक जाकिर हुसैन, शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, और गिटार वादक पंडित ब्रिजभूषण काबरा। ठीक, आपकी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई? निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू की गई? कोलकाता में शुरू की गई। ठीक है ना, टनल हुगली टनल। और भारत में पहली ट्रेन 1853 से मुंबई थाने, और विश्व में 1825 इंग्लैंड के स्टाफन दार्जिलिंग में आपका हो जाएगा। पहली मेट्रो भारत 1984 कोलकाता में। भवानीपुर अम्ब नेताजी भवन स्टे लेडेंड आपका हो जाएगा। ठीक, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह। विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। वित्त मंत्री R.K. खड़मुखम चट्टी। विधि मंत्री डॉक्टर अंबेडकर। और श्रम मंत्री जगजीवन राम। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित हैं? लिम्बाराम ध्यान दीजिएगा तीरंदाजी से संबंधित है। अन्य नाम देखिए तीरंदाजी से कौन कौन से? अतनु दास, दीपिका कुमार, तरुणदीप राय, नीरज चौहान, डोला बनर्जी। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में 4 चरण में फर्स्ट संघाई चीन। ठीक है ना, इसी में आपका होता है। चलिए आगे चलेंगे। सेकेंड येचिओन दक्षिण कोरिया। थर्ड में अतान्ल्या तुर्की के। फोर्थ में ट्वाल सकला मोस्को। विश्व तीरंदाजी स्थापना 1931 में होती है। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड। सदस्य देश 168 आपके हो जाएंगे। 2 कांस्य धीरज बुम्बदेवरा। स्वर्ण पदक ज्योति सुरेखा बोन्नम। रजत पदक प्रियांश आपके हो जाएंगे। ठीक, भारतीय ओलंपिक संघ किससे संबद्ध है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबद्ध है। किससे? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से संबद्ध है। स्थापना की बात करते हैं 23 जून 1894 ईस्वी में। हेडक्वार्टर लुसाने आपका हो जाएगा। भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग 1900 में लिया पेरिस में। एथलीट नॉर्मल पिचर्ड 2 रजत पदक जीते। ओलंपिक जीतने वाले पहले एशियाई थे ये। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1920 में होता है, और शीतकालीन ओलंपिक 1964 में। 1928 में भारत की हॉकी टीम गोल्ड मेडल लेकर आती है। 2008 में बीजिंग ओलंपिक अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर स्पर्धा में आपका हो जाएगा स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय। 2020 में ओलंपिक होता है। भारत में पहले 1 स्वर्ण पदक 2 रजत सहित 7 पदक जीते। ठीक है ना, 2020 में। अब देखिए भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में किया गया था? तो 1982 में किया गया था। कब किया गया था? 1982 में। ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। चलिए आगे चलते देखते हैं अच्छी तरीके से, इसको भी अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए जो आपका ये ओलंपिक है ना, देखिए जो एशियाई खेल है, एशियाई खेल कब कब आयोजित होता है? ध्यान दीजिएगा, ये पहली बार 1982 में आयोजित हुआ। जो एशियाई खेल है कब पहली बार आयोजित हुआ? 1982 में आयोजित हुआ। ये प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होता है। कितने वर्ष में? प्रत्येक 4 वर्ष में। 1951 से लेकर 78 तक आयोजन एशियाई खेल महासंघ। 1982 में के खेलों के बाद आयोजन होता है एशिया ओलंपिक परिषद। क्या होता है? एशिया ओलंपिक परिषद। प्रथम संस्करण इसका नई दिल्ली 1951 में होता है, और सेकेंड इसका मनीला फिलीपींस 1954 में होता है। ये बात आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते। देखिए 2022 में इसका आयोजन कहाँ पर होता है? चीन के शहर ह्वांगझू में होता है। कहाँ पर होता है? ह्वांगझू शहर में होता है। 2026 में कहाँ पर होगा? जापान आइची नागोया प्रांत में होगा। ठीक है ना, ये आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? ऐसा कौन सा है जो एक जीवाणु रोग नहीं है? तो जलांतक जो है ना, ये जीवाणु रोग नहीं है। पशुजन्य एवं विषाणु से होने वाला रोग, RWA वायरस यानी राइबोस न्यूक्लिक RNA, ठीक है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना, और पागल जानवरों से जो होता है, जैसे कुत्ता हो गया, बंदर हो गया, इसकी लार में पाया जाता है। रेबीज वैक्सीन की खोज 1885 में लुई पास्चर ने की थी। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी रोगों का एक उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोगों का उदाहरण नहीं है? तो मधुमेह है आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुमेह हो जाएगा। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, कारण क्या है इसका? इंसुलिन हार्मोन की कमी होना। संचारी रोग जीवाणु या विषाणु से होता है। दूषित सतह कैसे फैलता है?
दूषित सतह, रक्त उत्पादों, कीड़ों के काटने से और हवा के संपर्क से भी फैलता है। फैलने के कारण जैसे एग्जाम्पल जैसे HIV आपका हो गया, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, मतलब संचारी रोग है। हेपेटाइटिस A B C, कोरोना वायरस जैसे हुआ था, हवा से हवा में फैल रहा था। इन्फ्लुएंजा, रक्त जनित बीमारियां, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। किस वर्ष के आसपास रॉबर्ट ब्राउन ने एक लेख प्रस्तुत किया था जिसमें पादप कोशिकाओं में केंद्रक की उपस्थिति पर प्रकाश डाला गया था? तो 1830 में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रोटीन की संरचना की व्याख्या किसने की थी 1951 ईस्वी में? पॉलिंग और कोरी। क्या? पॉलिंग और कोरी ने। पॉलिंग को प्रोटीन संरचना कार्य के लिए 1954 में रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार विजेता आपके हो जाएंगे। 1873 में ब्लैक रिएक्शन तकनीक से रंगे तंत्रिक ऊतक की पहली तस्वीर किसने प्रकाशित की जिसमें संपूर्ण तंत्रिका कोशिका का वर्णन किया गया है? कैमिलो गोल्गी। क्या? कैमिलो गोल्गी। हृदय कार्य और रक्त परिसंचरण, सिल्फिस का प्रभावी उपचार है यहाँ पर, पॉल एरलिच ने किया था, ठीक है ना। और देखिए गुटर ब्लोमेल की बात करेंगे, प्रोटीन के संकेत होते हैं जो कोशिका उनकी गति और स्थिति को नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का एक उदाहरण है, कौन सा? सार्वजनिक क्षेत्रक उद्योग। चिक सेल की बात करेंगे, स्थापना 1954 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली आपका हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन कंपनी, महारत्न का दर्जा 2010 में, महारत्न कंपनियां 13 और नवरत्न कंपनियां 25 आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो खेती आपका हो जाएगा, ठीक। ये एक असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है, कौन सा? खेती। तो भूमिहीन किसान, दैनिक शहरी मजदूर, छोटे किसान इसमें आते हैं। सरकार में पंजीकरण नहीं होता है, रोजगार की शर्तें तय नहीं होती हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग का चयन करें? निम्नलिखित उस उद्योग का चयन करें जिसमें माल का उत्पादन उत्पादक के घर से होता है। तो कुटीर उद्योग आपका हो जाए। कुशल कारीगर होते हैं, कम पूंजी के साथ शुरू होता है। लौह और इस्पात उद्योग होता है और ऑटोमोबाइल, कपड़ा उद्योग, दूर संचार उद्योग आपके इसमें शामिल हैं, ठीक। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक हैं? तो पूंजीवादी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पूंजीवादी। मिश्रित भारत की आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है? तो ICI, मतलब ICI, ठीक है ना। ये क्या है? निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है? तो ICI नहीं है। तो फुल फॉर्म इसकी क्या होती है? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक, स्थापना 1994 में होती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को यहाँ पे लिखेंगे। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। किसके रूप में? जो हिमालय की सबसे ऊपरी माला है ना, उसको हिमाद्री के नाम जाना जाता है। और यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। हिमाद्री पर जो पहुंच गया, विश्व 6000 मीटर पर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी में स्थित है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अन्य पर्वत शिखर जैसे कंचनजंगा आपका हो गया, नंगा पर्वत हो गया, नंदा देवी हो गया और कामेट हो गया। पर्वत किस राज्य में है? उत्तराखंड। राजधानी देहरादून। गठन 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है, ठीक है ना। ये आपका हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे चलिए। इसका गठन कब होता है? 9 नवंबर 2000 को होता है। उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है, ठीक है ना, उत्तराखंड। चलिए आगे चलेंगे। तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है? कौन सी चोटी? तारामती चोटी किस राज्य में स्थित है? तो तारामती चोटी महाराष्ट्र की ऊंची चोटियों में से शामिल है। इसकी ऊंचाई 1431 मीटर आपका हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, ऊंची कितनी है? 1646 मीटर आपका हो जाएगा। हरियाणा चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, मध्य प्रदेश भोपाल और महाराष्ट्र मुंबई। हरियाणा की जो राजधानी है चंडीगढ़, और पंजाब की और हरियाणा की दोनों की राजधानी क्या है? सेम टू सेम है। अगर आपको ना पता हो तो जान लीजिए, ठीक।
और राजस्थान की जयपुर और मध्य प्रदेश की भोपाल और मुंबई की महाराष्ट्र आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे आनमुड़ी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो आनमुड़ी पर्वत निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो आपका हो जाएगा केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में। इसका शाब्दिक अर्थ होता है हाथी का सिर। क्या होता है? हाथी का सिर। और ये प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, केरल का सबसे दक्षिणी पर्वत है, ठीक है ना। और जैव विविधता की लंबाई 1600 किलोमीटर, सह्याद्री आपका हो जाएगा, ऊंचाई 2695 मीटर आपका हो जाएगा, और दक्षिण भारत का एवरेस्ट कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? गोवा पणजी में, महाराष्ट्र मुंबई और केरल। ध्यान दीजिएगा, इलायची पहाड़ियाँ कहाँ पर? केरल में हैं। पश्चिमी घाट पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं, और इन पहाड़ियों के दक्षिण में नागरकोयल पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ? नागरकोयल है, केरला तिरुवनंतपुरम और कर्नाटक बेंगलुरु, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो बिहार आपका हो जाएगा। बिहार जो राज्य है ना, हिमालयी क्षेत्र में स्थित नहीं है। हिमालय की बात करेंगे, निर्माण इंडियन प्लस यूरेशियन प्लेट के टकराने से होता है। युवा वलित पर्वत का उदाहरण है। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय की हिस्से में क्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करिएगा सभी लोग, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुमाऊँ क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि कुमाऊँ हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमाऊँ हिमालय। नेपाल हिमालय की बात करेंगे, काली या तिस्ता हिमालय, ठीक है ना। और असम हिमालय तिस्ता दिहांग। पश्चिम हिमालय सिंधु सतलज आपके हो जाएंगे, ठीक। चलिए आगे चलेंगे, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई, और लुम्बिनी नेपाल में जन्म होता है। और ध्यान दीजिएगा, 5 ब्राह्मणों ने और धर्म चक्र परिवर्तन यहाँ पर होता है। मृत्यु होती है कुशीनगर में। और सारनाथ में क्या होता है? सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में। इनका महापरिनिर्वाण, मृत्यु को क्या कहा जाता था? महापरिनिर्वाण कहा जाता था, ठीक है ना। आगे चलेंगे, आगे देखिए, आगे बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है। तो महायान बौद्ध धर्म से। बोधिसत्व की जो अवधारणा है इनमें से किससे संबंधित है? तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, विनय और सुत्तपिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है। तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के संकलन है, ठीक है ना। त्रिपिटक की बात करेंगे, विनय पिटक संघ संबंधी नियम, सुत्तपिटक धार्मिक सिद्धांत, और अधम्य पिटक दार्शनिक सिद्धांत आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक अर्ध गोलाकार गुंबद संरक्षित स्मारक के लिए प्रसिद्ध है। तो सांची का स्तूप आपका हो जाएगा। और मध्य प्रदेश रायसेन जिला में उपयोग बुद्ध के अवशेषों के रखने के लिए सबसे पुराना स्तूप निर्माण सम्राट अशोक ने और यूनेस्को में 1989 में शामिल हुआ। सबसे बड़ा स्तूप केसरिया भारत का स्तूप बिहार, रामभर स्तूप यूपी में, और बुद्ध का अंतिम संस्कार यहाँ पर होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र लिखी थी। तो अश्वघोष आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चरक संहिता आपका हो जाएगा। राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। और वसुमित्र, महाविभास और मूल मध्य मंदारिका आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 8वीं सदी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य की स्थापना करने वाले शैलेंद्र राजा किस धर्म के अनुयायी थे। तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। महायान शाखा भवनों के लिए मंदिर का निर्माण बोरोबुदुर मंदिर जावा यूनेस्को 1991 में शामिल होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, महाप्रजापति गौतमी सुजाता जिन्होंने बुद्ध की मौसी सौतेली माँ, ठीक है ना, और अशोक की सबसे बड़ी पुत्री संघमित्रा बौद्ध धर्म का प्रचार करी और श्रीलंका भेजा अशोक ने।
महेंद्र, ठीक है ना, और भिक्षुणी थी, ये क्या थी, भिक्षुणी थी। अशोक बौद्ध धर्म को कालिंग उड़ीसा में और युद्ध के बाद अपनाया। 261 बीसी में कलिंग का शासक पद्मनाभ था, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है, किसका, बौद्ध वास्तुकला के संदर्भ में चैत्य का क्या अर्थ है, आपको ये बताना है। तो चैत्य क्या है, ये एक प्रार्थना कक्ष है, क्या है, प्रार्थना कक्ष है। बुद्ध से संबंधित अवशेष स्तूप आपके हो जाएंगे। बिहार भिक्षुओं का निवास स्थान। महिलाओं को बौद्ध भिक्षुणी संघ में शामिल किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने किया था, तो आनंद बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य के कहने पर, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब आपके देखिए पॉलिटी आ गया। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है, तो अनुच्छेद 49, ठीक है ना। और अनुच्छेद 48 का एक किससे है, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, भारतीय संविधान में कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में शामिल किया गया है, ठीक। आर्टिकल 42 आपका हो जाएगा इसमें। चलिए ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 50 का न्यायपालिका का कार्यपालिका का पृथक्करण आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ठीक। पार्ट भाग 4A। आर्टिकल 51A रशिया यूएसएसआर। 42 का ए 1976 जोड़ा गया स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। पीएम इंदिरा गांधी प्रथम महिला पीएम। 42 से 1976 की बात करेंगे, 10 कर्तव्य जोड़े गए, वर्तमान में संख्या 11। 11वां कर्तव्य 86 एक्ट 2002 में, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लघु संविधान इसे कहा जाता था, ठीक है ना, 86A 2002। अब देखिए आगे चलेंगे, आगे देखिए, भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, भारत की संघ कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। वास्तविक प्रमुख आपका हो जाएगा, और नाम मात्र प्रमुख यानी कि क्या हो जाएगा, 52। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, भारत के प्रथम नागरिक, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें ये शामिल होते हैं, कौन शामिल होते हैं, ध्यान दीजिएगा, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, दोनों हो जाएगा। दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभा निर्वाचित सदस्य आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया, तो 5 अगस्त को, याद कर लीजिए, बहुत ही न्यू प्रश्न आपके लिए है। तो ट्रैफिक लाइट दिवस कौन सा, ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया, 5 अगस्त को मनाया गया, याद कर लीजिए। पहली ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली की स्थापना याद में, पहली सिग्नल प्रणाली की स्थापना की याद में मनाया गया, ठीक। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने धारा 77A को असंवैधानिक घोषित किया, तो मद्रास हाईकोर्ट ने क्या किया कि 77A को असंवैधानिक घोषित किया है, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में कौन दक्षिण कोरिया में अमेरिकी नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल हुआ है, तो जर्मनी आपका हो जाएगा, कौन हो जाएगा, जर्मनी आपका हो जाएगा। चलिए, और हाल ही में कहाँ विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई, तो नई दिल्ली आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है, तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। किसने, नोवाक जोकोविच ने जीता है, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, ठीक। हाल ही में भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, तो नेपाल, ठीक है ना, नेपाल की जल परियोजना के लिए 5000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए
चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। हाल ही में मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? तो आपको किसने जीता? आसमा कुमारी केशी। किसने जीता? आसमा कुमारी केशी ने जीता। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? ये आपको बताना, तो नागालैंड आपका बन गया। हाल ही में आपदा प्रबंधन बीमा, कौन सा? आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? नागालैंड आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। हाल ही में कहाँ सबसे अधिक लोगों द्वारा डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? उज्जैन में बनाया गया, उज्जैन में। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला? तो किस राज्य को मिला, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको करिएगा। और हाल ही में कौन निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन चुने गए? तो आपका कौन हो जाएंगे? जय शाह। जय शाह जी हैं भाई, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाला है। चलिए अब देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रेडियो शो प्रसारित किया गया? तो 1923 ईस्वी में प्रसारित किया गया। कब किया गया? 1923 ईस्वी में प्रसारित किया गया। प्रसार भारती स्थापना 23 नवंबर को, ध्यान दीजिएगा, हेडक्वार्टर नई दिल्ली आपका हो जाएगा। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने जून 1923 में देश के प्रथम प्रसारण किया। इंडियन यानी कि क्या हो जाएगा? ब्रेककास्टिंग कंपनी 23 जुलाई 1927 को अस्तित्व में आई। ब्रॉडकास्टिंग कंपनी 23 जुलाई 1927 को अस्तित्व में आई। और आप लोग ये मत कहने लगिएगा कि सर आप पहले पढ़ कर आइए, कर क्यों आइए। देखिए मिस्टेक हो जाती है थोड़ा बहुत, ठीक। चलिए, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? नई दिल्ली में, आकाशवाणी में किया गया। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला हवाई अड्डा होगा? तो कौन सा हो जाएगा? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड आपका हो जाएगा, केरल। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, ठीक, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा आपका हो जाए, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा यात्रियों के दृष्टिकोण से अटलांटा का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, विश्व की बात करेंगे। पीपीपी मॉडल पर भारत में बनने वाला हवाई अड्डा कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। भारत का सबसे छोटा हवाई अड्डा त्रिची हवाई अड्डा तमिलनाडु में आपका हो जाएगा। सबसे पुराना हवाई अड्डा जुहू एयरड्रोम। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत का पहला पूरी तरह से महिलाओं द्वारा प्रबंधित किया जाने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर आपका हो जाएगा। कौन सा? गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे, जो मांटुंगा रेलवे स्टेशन है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा? जो मांटुंगा रेलवे स्टेशन है ना, वो मुंबई में आपका है। तो इस रेलवे स्टेशन का प्रबंधन भी उप शहरी श्रेणी में सभी महिला चालकों द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। 1988 में सुरेखा यादव देश की प्रथम महिला ट्रेन ड्राइवर बनी, साथ ही एशिया की प्रथम महिला लोकोमोटिव पायलट बनी। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। लेट बॉल, स्ट्रोक बॉल और नो लेट किस खेल का हिस्सा है? तो स्क्वैश का है। क्या है? स्क्वैश का है। शब्दावली: फुट फॉल्ट, नॉट अप आउट, फॉल्ट, डाउन हेड आउट, रैली स्ट्राइकर, हाक कोट, आउटलाइन, क्वार्टर कोट बोर्ड है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। ठीक, देखिए टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे रैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैली कहा जाता है। और लेट को सर्विस बॉल नेट में टकराती है। टेबल टेनिस में क्या हो जाता है? स्कोरिंग की एक इकाई होती है। ध्यान भटकता है जिसके कारण पॉइंट ओवर खेला जाता है। ठीक है ना, अब देखिए आपका रैली हो जाएगा।
तब शुरू होती है जब सर्वर गेंद फेंकता है और जब खिलाड़ियों में से किसी एक को अंक प्रदान किया जाता है तो समाप्त होती है। डेड बिना स्पिन वाली गेंद, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? तो पुर्तगाल से है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि बहुत ही फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और फुटबॉल प्लेयर हैं, ये इनका जो संबंध है पुर्तगाल से है। और अन्य फुटबॉल खिलाड़ी की बात करेंगे जैसे लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं, किलियन एम्बापे फ्रांसीसी हैं और एड्रेस इनिएस्ता स्पेन के हैं और सदियों मानो सेनेगल। पुर्तगाली पहली यूरोपीय कंपनी जो भारत के साथ व्यापार करने आई। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने की और भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली क्या हो जाएगा 17 आपका हो जाएगा 20 मई 17 या 20 मई 2 दिन मानते हैं। कालीकट में आया केरल में 1498 में, ठीक है ना, वास्को डिगामा। पुर्तगाली भारत में कब आए? 1961 में आते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, मरुश्री जैसलमेर जेडट फेस्टिवल के दौरान आयोजित की जाने वाली एक रेगिस्तानी शोभा यात्रा है। हार्मिल महोत्सव नागालैंड में, बैसाखी पंजाब अप्रैल माह में और लोहड़ी पंजाब में और एंथुरियम महोत्सव मिजोरम में, शाद नोंगक्रेम मेघालय खासी जनजाति द्वारा, पोंगल तमिलनाडु में, ओणम केरल में, त्रिशूर पूरम केरल में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका हो जाएगा मुआसू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में आपका हो जाएगा। मुआसू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में हार्नबिल और सेक्रेनई, क्या सेक्रेनई, ठीक है ना। चापचर कूट, मीनकूट, पावलकूट, असम अम्बुबाची, मिजोरम की बात कर रहे हैं, ये मिजोरम मनाया जाता है। चापचूर कूट, मीमकूट, पावलकूट। असम की बात करें, असम में अम्बुबाची, बिहू, गांजुली, असम चाय महोत्सव। अरुणाचल में लोसर, द्रिरेह महोत्सव और मेघालय में वांगला रानीकुर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। लोक रंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोक रंग उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। और आदिवासी लोक कला अकादमी द्वारा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी नर्मदा नदी, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा त्यौहार कृषि से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, दीपावली कृषि से संबंधित नहीं है। देखिए, लोहड़ी बैसाखी पंजाब में, पोंगल तमिलनाडु में, ऊपर भी हम लोग पढ़ चुके। लाई हरोबा मणिपुर में, देव दीपावली दीपों का त्यौहार वाराणसी गंगा के किनारे, धोल धोल यात्रा पश्चिम बंगाल में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी बनी? तो राजगृह है आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राजगृह आपका। हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार। उदायन की बात करेंगे, हत्या अजातशत्रु ने, द्वितीय प्रत्यहंता इसे कहा जाता है। और राजधानी राजगृह बनाई, राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई। बेटा ध्यान दे, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु शासक बनने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और प्रत्यहंता 32 वर्षों तक शासन करता है। समय राजधानी राजगृह थी, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। राजगृह अजातशत्रु के समय प्रथम बहुसंगति होती है और 5 पहाड़ियों से घिरा है। विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी, ठीक है ना। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है? ध्यान दीजिएगा, नागदशक। कौन है? नागदशक। हत्या किसने की? शिशुनाग ने की। राजधानी वैशाली बनाई। नया वंश शिशुनाग वंश आपका हो जाएगा, ठीक। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में चंपारण, कहाँ पर? लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ चंपारण बिहार में स्थित है। कहाँ पर? चंपारण बिहार में स्थित है। बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। यह मौर्यकालीन स्तंभ है जिसे सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर स्थापित किया था, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं? तो गिरनार आपका हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। गुजरात में जूनागढ़ से निकट स्थित है। इन पहाड़ियों पर सम्राट अशोक का 14 शिलालेख स्थित है। सम्राट अशोक पहला
शासक था जिसने जनता को अपने संदेश अभिलेखों के माध्यम से दिए। और अभिलेख की बात करेंगे ज़्यादातर प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी, खरोष्टी और अरामाइक यूनानी आपका हो जाएगा। चलिए, लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो अशोक ने किया था। किसने? अशोक ने किया था। कलिंग की बात करेंगे, उड़ीसा का शासक पद्मनाभन आपका हो जाएगा। कलिंग युद्ध की बात करेंगे, वृद्ध स्तर पर रक्तचाप, और इसी युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, बौद्ध धर्म को अपनाया गया, शिक्षा उपगुप्त के द्वारा धम्म की नीति अपनाई गई। ठीक है ना। चलिए, सेल्यूकस निकेटर नामक, ध्यान दीजिएगा, यूनानी शासक द्वारा मेगास्थनीस नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया। ठीक। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति की मृत्यु के बाद सेल्यूकस यूनान का शासक बना। भारत पर आक्रमण 305 बीसी में होता है। सेल्यूकस निकेटर पुत्री हेलेना कार्नेलिया, शादी विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। उस समय शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को हरा दिया था। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। कांधार, हेरात, काबुल, मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को मिले। चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए। दरबार में मेगास्थनीस, बुक इंडिका। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख बलुआ पत्थर से बना था। सारनाथ गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। ठीक। यह स्तूप यूपी के सारनाथ में स्थित है। इस स्तूप की नींव 249 बीसी में सम्राट अशोक ने रखी थी, जिसका विस्तार कुषाण काल तक रहा। यह स्तूप पूर्ण रूप से गुप्त काल में बनकर तैयार हुआ। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो उत्तरापथ कहा जाता था। क्या कहा जाता? उत्तरापथ कहा जाता था। मौर्य वंश की बात करेंगे, सड़क कच्ची। सूर्य वंश का शासक शेरशाह सूरी, और 1540 से लेकर 1555 पक्का करवाया सड़क ए आजम। 1540 से 45 मकबरा इसका सासाराम बिहार में है। चलिए आगे चलेंगे। तीव्र रोग केवल कम अवधि तक रहते हैं, जैसे दीर्घकालिक रोग लंबे समय तक, जिनका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, जैसे कैंसर, गठिया, शुगर, अस्थमा। ठीक। वायरस या संक्रमण के कारण सर्दी, जुकाम, टाइफाइड, पीलिया, हैजा आदि। अनुवांशिक डीएनए और समानता के कारण जन्मजात बहरापन और बीटा थैलीसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो आपका क्या हो जाएगा? कोविड-19 या हो जाएगा, या क्या हो जाएगा इसमें? दाद आपका हो जाएगा। कौन सा? दाद। दाद किसके कारण? कवक के कारण होता है। किसके कारण? कवक के कारण होता है। तपेदिक और हैजा की बात करेंगे तो ये आपके किसके? बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। टिटनस, निमोनिया, एंथ्रेक्स। कवक की बात करेंगे तो एथलीट फुट और एस्परगिलस संक्रमण और जॉक इच वैली फीवर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? तो चिकन पॉक्स। क्या हो जाएगा? चिकन पॉक्स। वायरस की बात करेंगे तो वेरिसिल्ला जोस्टर वायरस। वैक्सीन की बात करेंगे, वेरिसिल्ला वैक्सीन 1974 में मिचियाकी ताकाशाही द्वारा विकसित। काली खांसी जीवाणु के कारण, बर्डेटेला पर्टुसिस के कारण आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे चलेंगे। यौन संचारित रोग एसटीडी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? कथन है, यौन संचारित रोग एसटीडी किस संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होने वाला संक्रमण है। ध्यान दीजिएगा, यौन संचारित रोग एसटीडीएस किस संक्रमित व्यक्ति से किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होने वाला संक्रमण है। एचआईवी, एचपीवी और हेपेटाइटिस बी विषाणु क्या हो जाएगा? विषाणु एसटीडी के लिए जिम्मेदार हैं। किसके लिए? विषाणु एसटीडी के लिए क्या है? ये जिम्मेदार हैं। आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी दोनों सही आपके हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए और बी आपके दोनों सही हो जाएंगे। ये आप कर लेना है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए,
बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एसटीडी जो रोग है ना, बैक्टीरिया, वायरस या परजीवियों के कारण होता है। एग्जाम्पल जैसे गोनोरिया, जननांग, दाग और एचआईवी आपका हो जाएगा। एआईडीएस एड्स की बात करेंगे, सिफिलिस और क्या हो जाएगा, बैलेमाइडिया, क्या हो जाएगा, क्लेमाइडिया आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो विटामिन के से, किसके, विटामिन के आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। स्तंभ ए तथा स्तंभ बी से मिलान कीजिए तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें स्तंभ ये है, स्तंभ बी आपका ये हो जाएगा पूरा। तो क्या हो जाएगा, काशियोर कोर, क्या हो जाएगा, क्राशियोर कोर आपका हो जाएगा प्रोटीन की कमी से। और ध्यान दीजिएगा, देखिए कमज़ोर हड्डियां किसकी कमी से, कैल्शियम की कमी से। और रक्ताल्पता क्या हो जाएगा, आयरन की कमी और मांसपेशियों से। और अब क्या हो जाएगा, घोंघा आयोडीन की कमी से आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। राष्ट्रपति राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकता है? तो एंग्लो इंडियन, क्या, एंग्लो इंडियन। आर्टिकल 331 लोकसभा, 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत राष्ट्रपति आपके हो जाएंगे, अंग्रेज और भारतीय। ठीक है ना। चलिए अब इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आगे चलेंगे। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों के नामों को उल्लेख उनके कार्यकाल से अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, फ़खरुद्दीन अली अहमद 1974 से लेकर 77, नीलम संजीव रेड्डी 77 से लेकर 82, डॉक्टर जाकिर हुसैन 67 से लेकर 69 और कार्यकाल में मृत्यु हो जाती है इनकी, ज्ञानी जैल सिंह 82 से लेकर 87। डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 4 2 1 3, आप मिला लीजिए, पहले 4 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर क्या हो जाएगा, फिर 1 नंबर और फिर 3 नंबर, इस तरीके से आप इसको मिला लीजिएगा। ठीक। चलिए, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों किस अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? मतलब ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश 1969 में एम हिमायतुल्लाह के द्वारा। ठीक है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति 1968 में, 1969 डेथ हो जाती है। कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बीबी गिरी, त्यागपत्र इसमें मिलता है। ये सभी 9 उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश आपका हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? तो राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति, राज्यपाल। ठीक है ना। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर्टिकल 217 और राज्यों के राज्यपाल आर्टिकल 155 और भारत के मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल 124, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की प्रधानमंत्री यूपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों का आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल, 2007 से 2012। सेकेंड स्पीकर ऑफ फर्स्ट मीरा कुमार। ठीक है ना। सेकेंड महिला प्रथम आदिवासी द्रौपदी मुर्मू 2022। फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 62। प्रथम कार्यवाहक बीबी गिरी 1969 और सर्वाधिक आयु आर.ए. वेंकटरमन 87 से 92। प्रथम दलित के आर नारायण 97 से 2002। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? भारत के, ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वायुसेना, थल सेना और नौसेना प्रधान राष्ट्रपति और तीनों अध्यक्ष नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है ना। चलिए, निम्न में से कौन सी निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो पीर पंजाल पर्वतमाला। कौन सी? पीर पंजाल पर्वतमाला। विस्तार इसका कहाँ से कहाँ तक? हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान तक, अधिकृत कश्मीर तक आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आगे चलेंगे। माउंट गार्डविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, 8611 मीटर है। कितनी? 8611 मीटर। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में
काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना, 8848 मीटर, नेपाल हिमालय में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। तिब्बत में चोमोलुमांग कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा नेपाल सिक्किम में स्थित है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? तमिलनाडु की इलायची पहाड़ियाँ, ठीक है ना। चलिए, और पश्चिमी घाट की बात करेंगे, ताप्ती नदी, कन्याकुमारी तमिलनाडु, सह्याद्री पहाड़ियाँ भी कहते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वी और पश्चिमी घाट का इसे मिलन बिंदु कहा जाता है। और नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पहाड़ी आपका हो जाएगा सबसे ऊंची चोटी। दोदा बेट्टा ऊंची 2637 मीटर। अन्नाई मुड़ी 2695 मीटर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। सालतोरी कांगरी चोटी इनमें से किस सीमा पर स्थित है? तो भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। ऊंचाई 7742 मीटर। और सियाचिन ग्लेशियर के पास काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। कहाँ पर? काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है, ठीक। कामेत, नामचा, बरवा, घुरला, मानदाता निम्न में से किसके नाम है? तो हिमालय की पर्वतीय चोटियाँ हैं ये, ठीक है ना। नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, यह भारत की पश्चिमी घाटों में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। इन पहाड़ियों पर बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, नहीं, गड़बड़ बात है ये। डोडा बेटा इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपको लिख देना है, ठीक। तमिलनाडु का पर्वतीय क्षेत्र है। डोडा जनजाति पाई जाती है। ब्लू माउंटेन्स भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे, समष्टि अर्थशास्त्री रूपरेखा संबंधी विवरण में जीडीपी की वृद्धि दर केंद्र सरकार के राजकोषीय वित्तीय संतुलन और बाह्य संतुलन के संबंध में अर्थव्यवस्था के भविष्य का आकलन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्री रूपरेखा संबंधी विवरण, ठीक है ना। आगे, जीडीएफ का सही पूरा नाम निम्न में से कौन सा है? तो ग्रास डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक जीडीपी निरंतर वृद्धि है। गुड नेट्स जैसे अर्थशास्त्री मानते हैं कि वास्तविक जीडीपी आर्थिक विकास का अच्छा संकेतक आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना इनमें से किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1961 ईस्वी में शुरू हुई थी। उद्देश्य आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। विफल कारण था। 1962 में चीन दूसरा भारत पर आक्रमण करता है। 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, ठीक। और पॉइंट प्रोग्राम टीटीपी भारत सरकार द्वारा 1975 में शुरू किया गया। पीएम इंदिरा गांधी और सरकार द्वारा गरीबी हटाओ के तहत शुरू की गई। वर्तमान में 20 सूत्री कार्यक्रम 2006 से लागू है। उद्देश्य पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर को सुधार लाना है, ठीक है ना। भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया था 1974 में। फिफ्थ 1974 से 1978। उद्देश्य बुनियादी न्यूनतम आवश्यकताएं प्रदान करना। तैयार डीपी धर द्वारा किया गया योजना। उद्देश्य रोजगार वृद्धि और गरीबी उन्मूलन आपका हो जाएगा। हाल ही में कौन सी टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने? मॉर्नी मॉर्कल आपके हो जाएंगे, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। हाल ही में डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया? ओडिशा में किया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, हाल ही में भारत और किस देश ने एमएसएमई सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आपका क्या हो जाएगा? अमेरिका ने किया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको एक क्वेश्चन बताना है, 5 अगस्त को क्या मनाया जाता है? ट्रैफिक दिवस। 5 अगस्त को ट्रैफिक दिवस आपको हमने बताया था, ठीक। अब यहाँ पर आया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त आपका हो जाएगा, ठीक है ना। 14 अगस्त आपका हो जाएगा।
हाल ही में किस देश ने डेंगू वैक्सीन डोंगियाल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया? ठीक है ना। तो हाल ही में किस देश ने डेंगू वैक्सीन डोंगियाल के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया? तो किसने किया? इंडिया, भारत ने किया। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए। हाल ही में आईआईटी गांधीनगर ने किस आईआईटी के साथ मिलकर क्या हो जाएगा? CNARMDA, ठीक है ना, यानी क्या हो जाएगा? कनर कनारमाडा, कनारमाडा आपका हो जाएगा। किस शुभारंभ किया? इंदौर ने, आईआईटी इंदौर ने किया। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे सौर चक्र से सम्मानित किया? तो वर्नोन डेसमंस कीन, किसको? वर्नोन डेसमंड कीन को किया। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जावाद शरीफ ने इस्तीफा दिया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको, हाल ही में किस संयुक्त राष्ट्रपति की आर्थिक और सामाजिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया? 5वें और बॉब रॉय, या 7वें या नामांकित का हो जाएगा बॉब रॉय को। ठीक है ना, आंसर बॉब रॉय आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके लिए। भूतिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? कौन सा नृत्य? भूतिया नृत्य। ठीक है ना, ये आपका हो जाए। तो देखिए आप लोग अच्छी तरीके से, भूतिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? नागालैंड में मोडसे चंगई नृत्य, सदल के कई नृत्य, उड़ीसा में ठप, पाइका, गोटीपुआ, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया, बाउल, गंभीरा। ये आपका कहाँ पर किया जाता है? सिक्किम में किया जाता है। ठीक है ना। सिंधी छम, सगे छम, शेरपा नृत्य और तमांग गोले यांग्या घटू आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। गोवा की कृष्ण नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो घोड़े मोदनी की, किसको? घोड़े मोदनी को अतीत के मराठा शासकों और योद्धाओं की याद में किया जाता है। अन्य फुगड़ी, सिगमो, तारंगा मेल, देखनी ईटीसी आपका हो जाए। गोवा में भारत का पहला ऐसे राज्य जहां आर्टिकल 44 लागू था। समुद्री तट रेखा सबसे छोटी होती है। ठीक है ना। गोवा की राजधानी पणजी सब लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? तो क्या हो जाएगा? मणिपुरी नृत्य, जो मणिपुरी नृत्य है ये आधारित है। अब मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। कथक यूपी का है। सत्रिया नृत्य असम का है। और ध्यान दीजिएगा, मोहिनी अट्टम और मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य आपके माते। शास्त्रीय नृत्य में जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल का, ओडिसी नृत्य उड़ीसा का, कुचिपुड़ी यहाँ का, आंध्र प्रदेश का आपका हो जाएगा। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से आप कर लेना है। ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। निम्न में से किस में महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो 22 यानी 26 अगस्त को मनाया गया। अमेरिकी संविधान 19वां संशोधन पारित होने के बाद महिलाओं मतदान का अधिकार दिया, किसमें दिया? पारित होने के बाद महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया। 1971 में अमेरिकी कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मान्यता दी। ठीक है ना। चलिए, हाल ही में भारत और किस देश ने आतंकवाद विरोधी सहयोग को सुदृढ़ किया? तो इंडोनेशिया ने किया। ठीक है ना, इंडोनेशिया ने किया। चलिए, हाल ही में कौन टेक्सास आर्थिक विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो कौन हुए हैं? अरुण अग्रवाल हुए हैं। कौन हुए? अरुण अग्रवाल आपके हो गए हैं। हाल ही में कहाँ पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण किया गया? किसका? मिथुन का पंजीकरण किया गया। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो असम में आपका हो जाएगा, असम में। ठीक है ना। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यूनिफाइड यानी यूपीआई लागू करने वाला, मतलब अब आपकी जो पेंशन भी होगी यूपीआई से आएगी। ये किसने लागू कर दिया? महाराष्ट्र ने लागू कर दिया। ठीक है ना। चलिए, हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की है?
तो 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर दोनों को 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा है, लद्दाख में नहीं है। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं विधानसभा, दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू व कश्मीर, ठीक है ना। आगे चलेंगे। हाल ही में तन्वी पात्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता? ध्यान दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, स्वर्ण पदक इसने जीता, ठीक है ना। आगे चलेंगे, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए आपका प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शाल शेंगशी मारक का निधन हुआ? तो मेघालय के, क्या है, मेघालय शिलांग से रखते हैं संबंध, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में गोल्डमैन सैच्स ने 2024 में भारत के जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया, कितना लगाया? 6.7% लगाया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। हाल ही में एशियाई सर्किंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता। कौन सा पदक? रजत पदक जीता। सत्रिया को 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने केरल के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी केरल को, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 2010 में छऊ कालबेलिया मुदियट्टू को 14वां दुर्गा पूजा 2021 गुजरात में गरबा 15वां, योग 2016 में, कुंभ मेला 2017 में, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? तो आपका क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई? केरल में। मणिपुर में लाई हरोबा काबुई और लुईवत फिजाक, ठीक है। अन्य कोलकली थेय्यम उत्तराखंड में यूपी से अलग होकर बना 9 नवंबर 2000 को। छोलिया पांडव नृत्य भेट भोटिया झोड़ा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति की प्राचीन नृत्य शादी रट्टम से जोड़ता है? तो भरतनाट्यम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये त्रिपुरा का है। तो कल्लोई समुदाय से जुड़ा पारंपरिक नृत्य है। फांग सांग छठी खेरिया त्रिपुरा राज्य अन्य होजागिरी हक चेराव झूम आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के लिए किया जाता है? तो कर्नाटक के लिए किया जाता है। सत्रिया बार गीत के लिए, कथकली शोपना संगीत के लिए, मणिपुरी शास्त्रीय नाटक संगीत के लिए, कथक हिंदुस्तानी संगीत के लिए, मोहिनी अट्टम कर्नाटक संगीत के लिए, ओडिसी संगीत के लिए और कुचिपुड़ी स्वर और वाद्य कर्नाटक संगीत के लिए आपका हो जाएगा। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? तो चोलूम के रूप में जाना जाता है, चोलूम के रूप में जाना जाता है। आगे चलेंगे। धोलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? गुजरात में है। लूनी नदी के किनारे खोज 1967 से 68 के बीच में आर्यस विष्ट के द्वारा जेपी जोशी, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। तो साथियों हम नेक्स्ट पार्ट को क्या करेंगे, अब इसी के आगे से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसी के आगे से हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि 1.5 घंटे का वीडियो हो गया है, तो आप सभी लोग भी 1.5 घंटे का आगे वीडियो नहीं देगा। अगले पार्ट में हम कोशिश करेंगे सेकेंड पार्ट में कि इसका लगभग पार्ट खत्म करने का प्रयास करेंगे। और ज़्यादा देखिए, इसमें हमने लगभग 3 प्रैक्टिस सेट को एक वीडियो में 1.5 घंटे में बनाने का प्रयास किया, क्योंकि 1.5 घंटे का एक ही वीडियो है। लगभग आपका 4.5 घंटे की वीडियो हमने आपको 1.5 घंटे में दिया। आप इसको फास्ट करके भी देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में इसके मिलते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।